इससे पता चलता है कि पूरा शिविर खतरे को भांप रहा है। कमांडर होनशु युयान के नेतृत्व में सशस्त्र सैनिक खुद को गुफा के बाहर रखते हैं और टकराव के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि प्रोफेसर यांग और कुछ जीवित कार्यकर्ता ही बाहर आना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोट ने गुफा के अंदर एक रास्ता खोल दिया है। हान पूछता है कि क्या कोई प्रोफेसर के साथ इसकी जांच करना चाहता है, क्योंकि वहां एक है जीवन का बड़ा जोखिम। अधिकांश सैनिक भाग लेने से झिझकते हैं। हालांकि एक बहादुर तुरंत भुगतान करके इस मिशन में अपने पिता की मदद करने के लिए आगे आती है। यह आपके और उसके सबसे अच्छे दोस्त कांग साइन का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है और अंत में एक समूह को टैग करने का निर्णय भी लेता है। अंततः इस मिशन के लिए सैनिकों की एक टोली तैयार की जाती है और इसके बाद टीम अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। ध्वस्त गुफा के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए जैसे ही वे एक विशाल खाई के पार आते हैं, जिसमें वे नीचे चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और अंत में इसे एक बर्फीले मंच पर बनाते हैं, जिसके लिए एक रास्ता एक अंधेरे भूमिगत की ओर जाता है। और भी नीचे चढ़ने पर उन्हें एक अज्ञात गुफा मिलती है, जिसमें वे भरे हुए हैं अजीबोगरीब जीवाश्मों से लबालब, वह जो बिडेन चाहता है। थोड़ी देर के लिए आसपास घूमें और पता लगाएं कि यह उन्हें पहाड़ के दूसरी ओर ले जाता है। प्रोफेसर यांग बताते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में एक प्राचीन साम्राज्य का द्वार है जो पैंटागुप्त सरकार से संबंधित है। उनकी बातचीत अचानक होती है। यह तब बाधित हुआ जब अन्य सैनिकों को इसके बाद बर्फ में एक विशाल पंजे का निशान, एक चौंकाने वाली खोज मिली। टीम इन चित्रों का पीछा करना शुरू कर देती है, इस तथ्य से अनजान कि एक विशाल जानवर पास में है। रास्ते में उन्हें तितली जैसे कई जीव अपने चारों ओर फड़फड़ाते हुए मिलते हैं। करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये तितलियां हैं, लेकिन अजीब लग रही हैं कि वे खतरे से अनजान हैं। सैनिक अपने नंगे हाथों से एक को पकड़ लेता है, जिससे अप्रत्याशित घटना शुरू हो जाती है। आते ही वह एक नीली लौ के साथ जल गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अधिक सैनिक उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद इन सैकड़ों चमगादड़ों ने टीम को घेर लिया, जिससे उन्हें गोलियां चलाने के लिए प्रेरित किया गया। हंगामे के शोर ने पास के विशाल जानवर को चौंका दिया। हालांकि यह पीछे हटने का कारण बनता है, लेकिन इसकी अचानक गति ट्रिगर होती है और हिमस्खलन ने समूह के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी। जीवित रहने की बेताब कोशिश में सैनिक भागना शुरू कर देते हैं, फिर भी उनमें से कई मारे जाते हैं। एक बिंदु पर उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने एक गहरी खाई है और सैनिकों की जोड़ी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इसमें कूदने से पहले रस्सियों के साथ ऊपर उठें। जैसे ही वे गिरते हैं, एक रस्सी बांधते हैं जो आपके द्वारा और भुगतान करते हुए मैं के एक टुकड़े पर फंस जाते हैं। अगले दृश्य में रस्सी टूटने के कारण वे नीचे अंधेरे में गिर गए। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटकाना अच्छा लगा। जब वह होश में आता है और खुद को पाता है और हथियार उठाता है, तो वह यह समझने में असमर्थ होता है कि वह इस घटना के बाद इस तरह जीवित कैसे बच पाया। प्रोफेसर यांग और कान के बेटे को बाकी का भुगतान करके जीवित बचे लोगों की संख्या कम कर देता है। उनके नाम नहीं थे, इसलिए हमने उनकी परवाह नहीं की। वैसे भी ये बचे हुए लोग अपनी खुदाई फिर से शुरू करने से पहले जितना संभव हो उतना सामान इकट्ठा करते हैं और अंततः वे एक विशाल गुफा के सामने आते हैं, जिसके केंद्र में एक ऊंचा टॉवर है। प्रोफेसर इस जगह को पहचानते हैं। कहा जाता है कि पवित्र महल की मीनार में 9 स्तर होते थे, जिनमें राक्षस जीव होते थे। फंस गए प्रोफेसर यांग ने घुटने टेक दिए और एक मोमबत्ती जलाकर आग लगा दी। एक सम्मन पर आग की लपटें पैदा हुई। चमगादड़ों का एक झुंड टॉवर का चक्कर लगा रहा था। इसके बाद उसने कान के बेटे की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए टॉवर के प्रवेश द्वार पर एक खरीदने और पिंग करने के लिए भेजा। दोनों हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और ऊपर की ओर खुलते ही तेज रोशनी उत्सर्जित करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद गुफा अनगिनत आत्माओं से भरने लगती है, यह मानते हुए कि उन्होंने शैतान का द्वार खोल दिया है। कान के बेटे ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी और पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। दुर्भाग्य से परिणामस्वरूप गुफा ढहने लगी और चमगादड़ आसन खतरे को भांपते हुए उन पर हमला करने के लिए लौट आए। कान बेटे ने बल्ले का ध्यान भटकाने के लिए खुद की बलि चढ़ा दी। समूह के शेष सदस्यों को भागने के लिए प्रेरित करते हुए उनमें से 3 किसी तरह एक अतिरिक्त जगह ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन यह झरने के पीछे ऊंचे किनारे पर था। जबकि वे अपनी अगली चाल पर विचार कर रहे थे, चमगादड़ ने हमला शुरू करते हुए उन्हें पकड़ लिया, जिसके द्वारा उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आग से बाहर निकलने पर पीछे से कोई बुरी चीज उस पर हमला करती है और आग की उठती हुई लौ को देखकर जल्दबाजी में उसे पानी में धकेल देती है और कूद जाती है। उसके पिता के साथ, जो उसे खरीदता है, वह उसे पानी के अंदर ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे जल्द ही एक विशाल जल जीव द्वारा अलग हो जाते हैं और बाद में उसे दूर ले जाते हैं। एक टूटे हुए दिल के साथ वह तैरकर बाहर निकलता है और बेस पर वापस जाने के लिए अपना रास्ता बनाता है। जब वह वहां पहुंच जाता है, घावों का इलाज किया गया, जबकि हान ने उसे सूचित किया कि वह एकमात्र जीवित व्यक्ति है।
कमांडर ने आगे उल्लेख किया कि उन्हें उनके सभी मृत शरीर मिले। पिंग्स को छोड़कर सैनिक और उसके पिता अपने प्रियजनों के खोने से टूट गए, जिसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और स्टेशन पर किसी को सूचित किए बिना घर लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। उन्हें उनके नए नियोक्ता मिस्टर वांग ने नौकरी दी थी, एक लाइब्रेरियन के रूप में, और उस बिंदु से आगे वह वहां काम करना शुरू कर देती है और एक दिन शांतिपूर्ण जीवन जीती है। दोपहर के भोजन के दौरान एक स्थानीय बार में चिल्लाते हुए वह अचानक अपने बचपन के दोस्त कैश के साथ फिर से मिल जाता है, जो एक मनोरंजनकर्ता के रूप में काम करता है। अगले दिन काम पर उसकी नज़र प्रोफेसर यांग द्वारा लिखी एक किताब पर पड़ती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे उसी की कई सामग्री का पता चलता है। दानव टॉवर, जो उसे एहसास दिलाता है कि प्रोफेसर को शुरू से ही इसके बारे में पता था, और जैसे ही वह उन्हें जोड़ता है, बिंदु गायब होने पर वह समझता है कि केवल वह और पेंग ही दानव टॉवर को सक्रिय कर सकते हैं, यह समझाते हुए कि प्रोफेसर यांग ने उन्हें पहले क्यों भेजा था। इस बीच कमांडर हान और उनकी टीम ने एक ताबूत की खोज की जिसमें पेंग जैसी दिखने वाली एक जीवित महिला थी। वे उसका उल्लेख करते हैं क्योंकि निश्चित रूप से इस महिला के पास एक बेकाबू रहस्यमयी शक्ति है, इसलिए अधिकारियों को उसे एक बंद कमरे में कैद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ली निगरानी कक्ष 3 साल बाद हंस टीम प्रोफेसर यांग को ढूंढती है और पश्चिम चीन में एक साथ अपने मुख्यालय में ले आती है। तेल शहर पर रहस्यमय विशाल जानवरों का हमला होता है, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है। जब प्रोफेसर यांग को इसके बारे में पता चलता है तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि टावरों की सक्रियता ने प्रवेश द्वार खोल दिए हैं, स्थान और समय। राक्षसी प्राणियों को पृथ्वी पर घुसपैठ करने की अनुमति देने के क्रम में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर सैन्य मुख्यालय से चुपचाप निकल जाता है। इन राक्षसों के उद्भव का उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वह ठीक हो जाता है और उसकी पीठ पर निशान एक दिन पढ़ते समय परेशान करने वाला हो जाता है। लाइब्रेरी वापस आ गई है और अचानक नीली लपटें जलने लगती हैं और वह बेवजह प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। शक्तियां, अब वह फर्नीचर के साथ साथ अपने दोस्त को भी हवा में तैरा सकती हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर वांग आते हैं और चल रहे हंगामे को देखने के बावजूद वह बहुत शांत दिखते हैं। वह तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं और चीजों को सामान्य स्थिति में लाते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि क्या हो रहा है। श्री वांग बताते हैं कि उनका खून किससे और किसके द्वारा दूषित है। मोनिकबल, जो पहले चमगादड़ के हमले के कारण था, उसके अनुसार जो खरीदता है वह अब अपार शक्ति प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका उपयोग उसे नरक में ले जा सकता है। जो खरीदता है उसे आश्चर्य होता है कि वह यह सब कैसे जानता है और सीढ़ी पुस्तकालय को बदलने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करती है। एक पुरानी धुन में वह अंततः खुद को सुलिन राष्ट्र के राजकुमार वर्ष के रक्षक के रूप में प्रकट करता है। वह समझाता है कि वह राजकुमार था जो अपने पूर्ववर्ती द्वारा किया गया था, और वह राक्षस जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व करने वाला राजकुमार था जिसने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने शरीर का उपयोग टावर को सील करने के लिए किया था, जिसमें अधिकांश राक्षसों और कुछ को फंसाया गया था। उन्होंने मानव रूप धारण कर लिया है। ये राक्षस अब किसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि केवल वही एक है जो टावर को खोलने में सक्षम है। ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्य मुख्यालय ने निश्चित रूप से उसकी यादों को पुनः प्राप्त कर लिया है, और आश्चर्यजनक रूप से वह उससे मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह पुस्तकालय में जाता है और सीढ़ी शुरू में फिर से सैन्य बल में शामिल होने से इनकार कर देती है, लेकिन वह अपना रास्ता बदल लेता है। मन उस महिला के बारे में जानने के बाद भुगतान करता है और उसका अनुसरण करता है, जो कमांडर और कैजुअल के साथ एक खरीदती है। हान के साथ एक टैग उन्हें उत्तरी चीन ले जाता है, जहां वह उन्हें टीम से मिलवाता है कि मैं प्रोफेसर को खोजने के लिए एक मिशन पर जा रहा हूं। समूह में चांगडॉग नाम का एक लड़का शामिल है, जो निश्चित रूप से एक युवा महिला है और अन्य सैनिक भावनाओं से अभिभूत है, यह देखने पर कि कौन उसे भुगतान करने वाला कहकर संबोधित करता है, लेकिन वह खुद को ग्रुप और फॉ कहने पर जोर देती है। नाशपाती हथियार और आपूर्ति। अपने मिशन पर निकलने से पहले वे ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, और उनकी यात्रा के एक बिंदु पर वे रेतीले तूफान की चपेट में आ जाते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए भागने के लिए प्रेरित किया जाता है। परिणामस्वरूप काजू और 3 अन्य सदस्य अलग हो जाते हैं। कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद समूह से जो अपने समूह के साथ आकस्मिक यात्रा करते हुए ऑयल सिटी के खंडहरों पर पहुंचता है। समूह अभी भी रेगिस्तान के बीच में है जब अचानक राक्षसी प्राणियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। समूह अपने प्रयासों के बावजूद खुद को बचाने की बेताब कोशिश में विभाजित हो जाता है। राक्षसों ने उनमें से 2 को मार डाला। काजू पर और एक अन्य व्यक्ति पहुंचने में कामयाब रहा। तेल शहर राक्षसों के साथ उनके टकराव को सुनने के बाद मुख्य समूह के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो छोड़ने का सुझाव देता है, नरसंहार से बचने के लिए, जैसा कि गुफा में पहले हुआ था। हालांकि चांग और निश्चित रूप से रुकने और अपने मिशन को पूरा करने का फैसला करते हैं। उनकी चर्चा अचानक राक्षसों की आवाज से बाधित हो जाती है,
जिसके परिणामस्वरूप वे खुद ही हथियार उठा लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जल्द ही बंदूक से मार गिराते हैं पहला जानवर दूसरे जानवर का पीछा करने से पहले। हालांकि जब वे पीछे मुड़ते हैं तो पहला जानवर पहले से ही मौजूद होता है। उनके संघर्ष के बीच में भगवान निश्चित रूप से एक परित्यक्त स्कूल की ओर भागता है और खरीदने के लिए वह उसका पीछा करता है, या प्रवेश करने पर उसे छत से लटके हुए शवों का एक समूह मिलता है। फिर उसे एक सुरंग मिलती है जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। उसके हमले के तुरंत बाद एक प्राणी ने उसे बेहोश कर दिया था। प्राणी उसे खत्म करने का आरोप लगाता है, लेकिन निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता है जिससे वह दूसरे में चला जाता है। अपेक्षित घटनाओं में वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसके शरीर को ताबूत के अंदर डाल देती है। इस बीच घटनास्थल पर और अधिक राक्षस दिखाई देते हैं। समूह इमारत की ऊपरी मंजिलों को कवर करता है और चांदी की गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके वापस लड़ता है जहां वे पहुंचते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राक्षसों के पास गोलियां बरसाने वाली दुर्जय शक्ति है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ प्रभावी तरीके से पुतलों और खजाने में से एक है। पकड़े जाने से बचने के लिए गतिहीन रहना सबसे अच्छा है। जैसे ही जीव दूर चला जाता है वह नकदी की ओर